चरक संहिता के चिकित्सा स्थान अध्याय 30 में बताया गया है बीज ध्वजोपघाताभ्याम जरा शुक्र संक्षयात क्लेव्यम संपद्यते तस्य श्रेणु सामान्य लक्षणम। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रो वेलनेस मंत्रा। मैं हूं डॉक्टर शमून सिद्दीकी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा आयुर्वेद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता नामक रोग के बारे में क्या कहता है और क्या इसकी चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको सामान्यतया ईडी भी कहा जाता है और जिसका अर्थ होता है कि लिंग यानी पीनिस में तनाव ना आ पाना, इस स्थिति को कहा जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और इसकी दवाई सिल्डेनाफिल सिट्रेट, जो मैन फोर्स व्याग्रा आदि नामों से बाजार में मिलती है, और इसकी कोई और ज्यादा अच्छी दवाई नहीं है और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आयुर्वेद इस विषय में क्या कहता है। दोस्तों, हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं वो किसी भी बारे में चुप नहीं है, बल्कि हर बीमारी के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को आयुर्वेद में क्लेव्य कहा गया है और आयुर्वेद के जितने भी मुख्य ग्रंथ हैं जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, लगभग सभी में इसका वर्णन मिलता है। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान अध्याय 30 में बताया गया है बीज ध्वजोपघाताभ्याम जरा शुक्र संक्षयात क्लेव्यम संपद्यते तस्य श्रेणु सामान्य लक्षणम। इसी तरह जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं इसके बारे में मिलता है वर्णन। दोस्तों, अगर आयुर्वेद के अनुसार इसकी परिभाषा बनाई जाए तो वो है कि जब कोई व्यक्ति मैथुन करने में असमर्थ होता है तो उस व्यक्ति को नपुंसक या नामद और उसके इस भाव को क्लेव्य कहा जाता है, यानी क्लेव्य नामक रोग है जिसको आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा गया है। अब जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार इसके कितने भेद हैं, कैसे होता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार ये शुक्र के जो स्रोतस हैं हमारे अंदर, उनके दूषित हो जाने से होता है और मुख्य रूप से इसके दो भेद होते हैं। पहला भेद इसका माना गया है जराजन्य क्लेव्य, यानी बुढ़ापे के कारण आ जाने वाला इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, और इसके बारे में कहा गया है कि इसकी चिकित्सा ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे रोगी को नुकसान होने का खतरा रहता है। और दूसरा है सहज क्लेव्य, यानी कि जब अधिक मैथुन करने से या किसी बीमारी के साइड इफेक्ट से या किसी दवाई के साइड इफेक्ट से क्लेव्य यानी कि नपुंसकता हो जाती है तो इस स्थिति को कहा जाता है सहज क्लेव्य, और इसके रोग के उपचार के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। अब बात करते हैं इसके इलाज की। तो दोस्तों, आयुर्वेद में सभी बीमारियों का इलाज संशोधन और संशमन के जरिए बताया जाता है। संशोधन का अर्थ है, संशोधन चिकित्सा का अर्थ है कि उन कारणों को समाप्त किया जाए, दोषों को शरीर के अंदर से निकाल दिया जाए, दूषित स्रोतों को शुद्ध कर दिया जाए। तो शुक्र व स्रोतस को शुद्ध करने के लिए एक छोटी सी चिकित्सा दी जाती है, जिसमें है हरित की, वचा, विडंग, आमलकी, सेंधाव, हरिद्रा, पिपली और शोंठी, इनको समान मात्रा में मिलाकर 12 ग्राम मात्रा उष्ण जल यानी गर्म जल से सेवन करना चाहिए। तो इस तरह से हो जाती है संशोधन चिकित्सा, जो दोष शरीर में जमा हो गए हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं संशमन चिकित्सा, यानी कौन सी दवाइयां इसके बारे में बताई गई हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद में इसमें 10 अलग अलग तरह की दवाइयां बताई गई हैं, और दोस्तों लास्ट में मैं आपको एकदम प्रेस्क्रिप्शन लेटर भी बताऊंगा, तो इसलिए आप रुके रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले जानते हैं कि आयुर्वेद में 10 किस तरह की दवाइयां इसके बारे में बताई गई हैं। दोस्तों, सबसे पहले है रस या भस्म, जिसमें जैसे मनमथ रस है, पुष्प धनवा रस है। दूसरे बताई गई है वटी, जैसे शीला जतवादी वटी है और चंद्रप्रभा वटी है। तीसरे इसमें मोदक यानी लड्डू बताए गए हैं, जैसे मदनांद मोदक है। चौथे चूर्ण बताए गए हैं, जैसे कि नारसिंह चूर्ण है। पांचवें इसमें आसव और अरिष्ट बताए गए हैं, जैसे सारस्वतारिष्ट, अशु, गंधारिष्ट है। छठे इसमें घृत के बारे में बताया गया है, यानी कि घी, जैसे कि कल्याणक घृत है। सातवें इसमें बताया गया है जो विभिन्न प्रकार के अवलेह या पाक होते हैं, जैसे कि मूसली पाक।
8वें दोस्तों इसमें बताया गया है जो तेल होते हैं जो स्थानिक प्रयोग के लिए होते हैं यानी लोकल एप्लीकेशन के लिए यानी लगाने के लिए होते हैं, जैसे श्री गोपाल तेल आदि। इसके अलावा रसायन औषधियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि भल्लातक रसायन, और 10वें एक सूरा का भी उल्लेख है जिसका नाम है मृत संजीवनी सूरा। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा आयुर्वेद में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका आदर्श चिकित्सा पत्र कैसे बनेगा, यानी डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन लेटर होगा वो कैसे होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको मैं प्रेस्क्रिप्शन लेटर की ही भाषा में बता रहा हूं। प्रातः सायं सुबह शाम आपको लेना है मनमथ रस 250 मिलीग्राम, शीला जतवादी वटी 250 मिलीग्राम और नारसिंह चूर्ण 2 ग्राम। ये तीनों चीजें आपको सुबह शाम लेनी है और शहद से लेनी है। फिर दूसरे आपको लेने हैं आसव और अरिष्ट। कौन से? अश्वगंधारिष्ट लेना है और सारस्वतारिष्ट। ये 20 ml समान मात्रा जल में मिलाकर दोनों टाइम खाने के बाद लेना है। तीसरे दोस्तों आपको लेना है मूसली पाक, जिसकी आपको 20 ग्राम मात्रा लेनी है और ये आप दूध से लेंगे 2 टाइम, सुबह में और शाम में। और चौथे आपको हरीत की चूर्ण लेना है 3 ग्राम, ये आपको सोते समय एक ही समय लेना है, सोते समय दूध से लेना है। साथ ही दोस्तों आपको निदान परिवर्जन करना है, यानी जिन कारणों की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नामक ये रोग हुआ है उनको छोड़ देना है, जैसे अतिमैथुन, हस्तमैथुन आदि। और कुछ आयुर्वेद में योग भी बताए गए हैं, जैसे पवन मुक्तासन है, शवासन है, प्राणायाम आदि है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि आयुर्वेद में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नामर्दी की काफी अच्छी चिकित्सा बताई गई है। आपको मेरा ये प्रेस्क्रिप्शन लेटर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चाहे तो आप अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी वेबसाइट prowellnessmantra.com पर जाना होगा। मेरे पास विभिन्न रोगों की चिकित्सा के लिए अलग अलग दवाइयां उपलब्ध हैं, जिसमें मेरी खुद की बनाई हुई दवाइयां भी हैं, साथ ही कुछ जो ब्रांडेड दवाइयां हैं वो भी हैं। आप वो मंगाने के लिए मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है मेरी वीडियो आपके लिए ज्ञानपरक रही होगी। किसी भी बात के लिए फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपका अपना डॉक्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।